हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 अपना चल रहा है और चैप्टर नंबर 10 के कुछ एक टॉपिक अपन तैयार कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक बोर्ड परीक्षा 2021 के सिलेबस में से हटाया गया है, इन सब को थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ते हुए और जितने टॉपिक अपन कर चुके हैं उनके बाद कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इनके जो आंसर हैं वो आप लोगों को गेस करने हैं। उसके बाद में अपन इनके आंसर भी डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, स्पेशली फॉर जो नीट एग्ज़ाम है, उनके अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें फिजिक्स का सिलेबस रहता है, उन सब के लिए आज का जो वीडियो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक अपन कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। केवल दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपके इस सिलेबस में से हटाए गए हैं। एक आप लोगों का जो शक्ति गुणांक का टॉपिक है वो यहाँ से हटाया गया है और एक वाटहीन धारा का जो टॉपिक है वो यहाँ से हटाया गया है। ये दोनों टॉपिक बोर्ड परीक्षा 2021 के सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। अभी तक अपन दिष्ट धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है, शिखर मान है, औसत मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, इन सब को अपन बेहद अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों के अंदर वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा, उनके मध्य कला संबंध, ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और कौन कौन से सर्किट अपन पढ़ चुके हैं, टोटल आपके पास 6 सर्किट हैं। इनमें से शुद्ध प्रतिरोध अपन पढ़ चुके हैं, शुद्ध प्रेरकत्व अपन पढ़ चुके हैं और शुद्ध धारिता अपन पढ़ चुके हैं। अपना चैप्टर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अपने को अपना पता भी चल जाएगा कि अपन अपनी जो तैयारी है वो किस तरह की है और अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहले आप लोगों के सामने प्रश्न पढ़ा जाएगा और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को सोचना है। उसके बाद में अपने आप से कैलकुलेट करना है। आप कॉपी पेन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे सॉल्व करना है, वहाँ पे आप वीडियो की स्क्रीन को कुछ समय के लिए पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए। आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद में हमारा जो विश्लेषण है उसके साथ मैच कर लीजिए। चलिए इसके अंदर अपन पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा है, उसका मान तप्त तार एमीटर। ध्यान दें, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उस धारा को मापने के लिए एमीटर काम में लिया जाता है, लेकिन कौन सा एमीटर? तप्त तार एमीटर, यानी ये ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है जब एसी और डीसी में डिफरेंस अपन पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपन ने प्रत्यावर्ती धारा की जब विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाला जो एमीटर होता है वो ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इस एमीटर के द्वारा 10 एम्पियर का वैल्यू पढ़ी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का मान है वो 10 एम्पियर पढ़ा गया है, उसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एमीटर और वोल्टमीटर होता है, जो एसी करंट और एसी वोल्टेज को पढ़ता है, वो उसका आरएमएस वैल्यू पढ़ता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका शिखर मान कितना होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो वी आर एम एस की वैल्यू होती है, वी आर एम एस की वैल्यू होती है वो इसके शिखर मान वी नॉट अपॉन √2 के तुल्य होती है। और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता की जगह यदि मैं धारा की बात करूं तो आई आर एम एस की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आई नॉट अपॉन √2 हो जाएगी। तो आपको आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये √2 इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, √2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। बताइए आंसर क्या आएगा इसका। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 10 को यदि अपन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10 के साथ में √2 लिख सकते हैं और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14.14 एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये आपका पहला प्रश्न है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो अपन ने इनको अति लघुत्रात्मक प्रश्न कह दिया है। और ये सारे प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। वीडियो के एंड तक आप सभी टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को करके अपना मूल्यांकन करते हैं तो निसंदेह आप नीट की एग्ज़ाम के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हैं। चलिए बेटा दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैरड है। कोई ये कैपेसिटर है, उसकी धारिता है वो 1 फैरड है। दिष्ट धारा परिपथ में इसके प्रभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? अब आप कहेंगे कि सर कैपेसिटर लगा हुआ है, प्रतिरोध की तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रखी है। तो आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था शुद्ध धारितीय परिपथ। शुद्ध धारितीय परिपथ यानी एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ हो और कैपेसिटर के साथ में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ हो। तो उस परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध का कार्य करता है उस भौतिक राशि को अपन क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारितीय प्रतिघात कहते हैं, और जिसे अपन XC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो धारितीय प्रतिघात है वो ही आपका प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। तो प्रश्न के अंदर आपको C की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू के आधार पर आप लोगों को बताना है कि इसकी जो XC है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, धारितीय प्रतिघात की वैल्यू कितनी आएगी। तो फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए कि धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है। धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला याद कीजिए, आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि XC की जो वैल्यू है वो ओमेगा के फॉर्मेट में आपके पास होती है 1/ओमेगा C होती है। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? सर ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 1/ओमेगा की जगह लिख सकते हैं सर 2πf, और उसके आगे क्या दे रखा है? C दे रखा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको दिष्ट धारा की बात कर रहा है और डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो जब आप f की जगह यहाँ पे वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास 1/0 आ जाएगा, और 1/0 होता है वो अनंत होता है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा भी फंडामेंटल यदि आपका क्लियर है तो आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से 100% प्योर आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो अपना उत्तर हो जाएगा वो आपके पास इसकी जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो आपके पास अनंत हो जाएगी। और अपन इसको कौन सा प्रतिरोध कहते हैं? धारितीय प्रतिघात कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। ये सारे प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें। प्रश्न संख्या 3 अपने से कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टमीटर, AC वोल्टमीटर है, उसकी सहायता से देखा जाता है कि भवन में बिजली के तारों के मध्य का जो विभवांतर है वो 234 वोल्ट है। एक वोल्टमीटर आपको वोल्टेज बता रहा है, 234 वोल्ट बता रहा है। आगे सवाल कह रहा है कि यदि लाइन की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड, यानी इसे अपन 50 हर्ट्ज कह सकते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो किसी क्षण लाइन की वोल्टता का समीकरण आप कैसे लिखेंगे? तो वोल्टता का समीकरण क्या होता है? सर वोल्टता का समीकरण होता है V = V0 sin ओमेगा t होता है। तो सबसे पहले तो आपको V0 की वैल्यू चाहिए। क्या बेटा ये V0 है? अभी आपने चर्चा करी है कि वोल्टमीटर जो रीडिंग बताता है वो उसका RMS वैल्यू बताता है। तो RMS वैल्यू आपको दे रखी है, तो सबसे पहले V0 आपको पता करना होगा। RMS वैल्यू से V0 कैसे पता करोगे? शिखर मान कैसे पता करोगे? तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। RMS वैल्यू को √2 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका शिखर मान आ जाता है। ये आपके पास V0 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं, साइन आपको लिखना ही है। ओमेगा की बात करते हैं बेटा, तो ओमेगा की जगह क्या लिख पाएंगे?
फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2πf होता है। तो 2π लिखेंगे और f लिख देंगे। f की जगह 50 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू है वो 100π हो जाएगा। ठीक है, तो आप ओमेगा की जगह 100π लिख सकते हैं। तो फाइनली अपने पास जो आंसर हो जाएगा, आप 234 को √2 से मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। √2 का मतलब होता है 1.414। तो 1.414 से आप 234 को मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी तो 234 को 1.414 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है बेटा 331, 331। उसके बाद में अपने को लिखना है साइन। ओमेगा की वैल्यू आपके पास 100π आई थी और ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी होता है। तो ये आपके पास इसका इक्वेशन बन जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण और बहुत आसान प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए। हालांकि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको फील हो जाएगा कि आपने सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। क्योंकि सारे प्रश्न, और अगर आप लोगों को से ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल उचित मान करके चलिए कि आपको रिवीजन की, आपको अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक शुद्ध प्रतिरोध, एक आपको प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ सर्किट है, एक शुद्ध धारिता यानी कैपेसिटर लगा हुआ है, एक शुद्ध प्रेरकत्व यानी कुंडली लगी हुई है, उसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के स्रोत से जोड़ा जाता है। एसी वोल्टेज सोर्स होता है ना, उसका वोल्टेज दे रखा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उससे जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में परिपथ में से प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा कितनी होगी और विभवांतर, प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर में कलांतर कितना होगा। कलांतर कितना होगा बेटा, कलांतर होने के लिए कलांतर फिक्स होता है। किसी भी सर्किट के अंदर कलांतर की जो वैल्यू है वो फिक्स है। वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि वोल्टेज कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये दोनों बातें आप लोगों को पागल बनाने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं। तीनों प्रकार के जो सर्किट हैं वो आप बेहद आसान तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने प्रतिरोध भी किया है, आप लोगों ने धारिता का भी किया है और आप लोगों ने कुंडली प्रेरकत्व का सर्किट भी पढ़ा है। तो मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो पहले टॉपिक में आप लोगों ने कलांतर में पढ़ा है कि वोल्टता और धारा दोनों एक ही कला में होती हैं, इसलिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे टॉपिक की यदि अपन बात करते हैं कि दूसरे में आपको धारिता ले रखी है। हालांकि ये जो टॉपिक है वो अपन ने प्रेरकत्व के बाद में पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो धारिता के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो विभवांतर से आगे होती है। तो यहाँ पे आप कलांतर फाई की जो वैल्यू है वो आप π/2 लिख सकते हैं। और तीसरा आता है प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो वोल्टता की अपेक्षा पीछे होती है। तो यहाँ पे आप फाई के बराबर में -π/2 लिखें तो ठीक है, अन्यथा पूरा विस्तार पूर्वक लिख दें कि यहाँ पे वोल्टता की अपेक्षा धारा आगे है और यहाँ पे वोल्टता की अपेक्षा धारा है वो π/2 कला पीछे है। ठीक है, इन सब बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। यदि आप इन प्रश्नों को सोल्व करने में सक्षम हैं तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 अपने से कह रहा है, क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है। विद्युत अपघटन का मतलब जानते हो क्या? आप लोगों ने केमिकल सेल पढ़े हैं। केमिकल सेल में आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों के पास एक पात्र होता है, उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक विद्युत अपघटे पदार्थ के अंदर भरे होते हैं। तो जब इनके अंदर करंट प्रवाहित किया जाता है तो इसके जो यहाँ पे आयन होते हैं, आयनों में ये विभाजित हो जाते हैं। लेकिन
प्रत्यावर्ती धारा के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर ये क्यों नहीं होता है, विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, इसके रीजन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू है, आई का जो एवरेज वैल्यू है एक पूरे चक्र के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है एक पूरे चक्र के लिए, जो औसत मान होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और औसत मान 0 होने के कारण विद्युत अपघटन इसका नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। दिष्ट धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। दिष्ट धारा परिपथ की अपन बात कर रहे हैं। दिष्ट धारा परिपथ में प्रेरकत्व की कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है। तो प्रेरकत्व की कुंडली के प्रतिरोध को आप किससे लिखते हो सर, XL से लिखते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और XL की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा L होती है, और ओमेगा को आप किससे लिखते हो बेटा, 2πf से लिखते हो, तो 2πfL लिखते हो। बात कर रहा है दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे आपके पास XL की वैल्यू 0 आ जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को डायरेक्ट रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, अपन ने अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर इसमें से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर का विश्लेषण अपन ने ना कर रखा हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7 अपने सामने आता है। प्रश्न संख्या 7 अपने से कह रहा है कि दिष्ट धारा स्रोत के साथ, डीसी स्रोत के साथ एक बल्ब और एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। एक बल्ब जोड़ दिया है और एक संधारित्र है वो जोड़ दिया है। क्या बल्ब जलेगा, क्या बल्ब जलेगा, और यदि संधारित्र की धारिता कम कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाना है। पहली बात तो क्या बल्ब जलेगा, और यदि बल्ब जलता है या नहीं जलता है, लेकिन यदि आप कैपेसिटर की धारिता का मान कम कर दें तो बल्ब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपने एक बल्ब लगा रखा है, ये आप लोगों ने एक कैपेसिटर लगा रखा है, और इसको आपने एक डीसी, दिष्ट धारा क्लियर कह रहा है, तो डीसी वोल्टता सोर्स से जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो जैसे ही आप इसे बैटरी से जोड़ेंगे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ के अंदर ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब है वो नहीं जलेगा, पहली बात। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता कम भी करनी पड़े तो बल्ब के जलने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, चाहे आप इसकी धारिता बढ़ा दें चाहे आप इसकी धारिता घटा दें, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कारण क्या है, क्योंकि दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि दिष्ट धारा स्रोत के लिए संधारित्र का जो प्रतिघात होता है, जो धारितीय प्रतिघात होता है वो अनंत होता है। आपने XC की वैल्यू पढ़ी है, XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। अभी अपने चर्चा भी करी थी पहले किसी प्रश्न के अंदर। ओमेगा को क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा को लिखेंगे सर 1 यहाँ पे आपके पास XC आया है, ये आपके पास 1/ωc हो जाएगा। ओमेगा की जगह लिखेंगे 1/2πf और C लिखेंगे। बात अपने से किसकी कर रहा है, बात अपने से दिष्ट धारा की कर रहा है। तो दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और फ्रीक्वेंसी 0 होने से इसका जो प्रतिघात है वो अनंत हो जाता है। इसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर से डीसी करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे ये बल्ब है वो भी नहीं जलेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अपन बेटा 2 प्रश्न और पढ़ते हैं, 3 प्रश्न पढ़ते हैं, 10 प्रश्नों को आज अपन कंप्लीट करेंगे। ऐसे करते करते 10-10 प्रश्न करते करते अपन इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन सब का रिवीजन हो जाएगा। जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं केवल उन्हीं के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है
कि दिष्ट धारा के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध R ओम है। दिष्ट धारा के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध R ओम है। यदि प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाए, इस दिष्ट धारा की जगह AC करंट फ्लो किया जाए तो कुंडली के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध R से कम होगा, R रहेगा, या फिर R से अधिक हो जाएगा? कुछ समय के लिए आप इसके ऊपर विश्लेषण करें और उसके बाद में आप अपना उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए बताएं। कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? दिष्ट धारा के लिए जो कुंडली का प्रतिरोध है वो आपको R दे रखा है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुंडली का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? चलिए अपन बात करते हैं। तो कुंडली के अंदर, कुंडली का मतलब है प्रेरणिक प्रतिघात। कुंडली का प्रतिरोध का मतलब है प्रेरणिक प्रतिघात। और प्रेरणिक प्रतिघात को क्या लिखेंगे बेटा अपन? एक्स सी लिखेंगे। और एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओमेगा एल होता है। ठीक है, ओमेगा एल को अपन और क्या लिख सकते हैं सर? 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। तो दिष्ट धारा के लिए इसका प्रतिरोध कितना है? आर है। लेकिन एसी करंट के लिए अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। तो जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एफ का मान बढ़ेगा, और एफ का मान बढ़ने से एक्स सी का मान भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न के उत्तर में अपन कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है वो आर से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपके जो नीट लेवल के प्रश्न हैं, डेफिनेटली बेटा इसमें से एक प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है। पहला प्रश्न, एल अपॉन आर निम्नलिखित राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। आपको केवल विमाएं लिखनी है। आपको इनकी क्या लिखनी है? विमाएं लिखनी है। एल अपॉन आर की विमा निकालो। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे इनकी विमा निकालना सीखते तो है नहीं, रट लेते हैं। रट लेते हैं, इनकी विमाएं क्या आएंगी रट लेते हैं, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न आपने रटा तो एल अपॉन आर है, और परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता क्या है कि आर अपॉन एल की विमा क्या होगी। तो पूरी की पूरी आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। इसलिए फिजिक्स में कम से कम आप किसी भी प्रश्न को रटने का प्रयास ना करें। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनकी जो विमाएं हैं, इनकी जो मात्रक हैं, वो आप याद कर पाते हैं। चलिए एक बात बताइए मुझे, एक्स एल क्या होता है? एल आया है ना आपके पास, एक्स एल। सर एक्स एल होता है ओमेगा एल। चलिए बताइए बेटा ओमेगा क्या होता है? सर ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एल लगा दीजिए इसके आगे, ठीक है ना बेटा? एल लगा दीजिए, ये आपके पास एक्सएल का मान चल रहा है। अच्छा, एक्सएल की तुलना आप किससे कर सकते हो? प्रतिरोध से कर सकते हैं। एक्सएल की तुलना आप किससे कर सकते हो? प्रतिरोध से कर सकते हो। तो आप इसके अंदर किसका भाग लगा दीजिए? प्रतिरोध का भाग लगा दीजिए। तो ये प्रतिरोध तो यहाँ से क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। और ये एल अपॉन आर आपसे पूछा जा रहा है, इसके बराबर में ये क्या हो गया? एक्सएल में आर आर का भाग लगाया तो 1 हो गया। तो ये जो 2 पाई एफ है वो दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ चला जाएगा? सर एल अपॉन आर के बराबर आपके पास 1/2 पाई एफ रह जाएगा। मैं मात्रक और विमा की बात कर रहा हूँ, 2 पाई का तो यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। आपके पास क्या बच गया बेटा? 1/एफ रह गया। और 1/एफ क्या होता है बताइए मुझे? फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? सर सेकंड इनवर्स होता है। और ये सेकंड जब पुनः इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। एल अपॉन आर का जो मात्रक सेकंड होता है। अच्छे तरीके से निकालना सीख लीजिए। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इस क्लिप को पुनः रिवाइज करके पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा।
और पढ़ने के साथ साथ आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कीजिए। आप रफ कॉपी में लिख करके सीखने का प्रयास भी कीजिए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि एल अपॉन आर है, इसका जो मात्रक होता है सर वो सेकंड होता है। तो विमा अपन क्या लिखेंगे, m0 l0 t1 हो जाएगी, ये इसकी विमा हो जाएगी। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए, तो अब आप प्रयास कीजिए कि आर सी की विमा निकाल सकें, आर सी का मात्रक निकाल सकें। सी नज़र आ गया मुझे, जैसे ही मुझे सी नज़र आया मैंने इसको एक्स सी के फॉर्मेट में लिखा। एक्स सी बराबर क्या होता है सर, 1/ओमेगा सी होता है। बहुत बढ़िया बेटा। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 2 पाई एफ लिख दीजिए और सी को सी रहने दीजिए। ये किसके बराबर में आया बेटा, एक्स सी के बराबर में। क्यों ना आप इसमें प्रतिरोध का भाग लगा दें, यहाँ पर भी आप प्रतिरोध का भाग लगा देंगे। प्रतिरोध में प्रतिरोध का भाग लगाया तो मात्रक या विमा क्या बन गई, एक बन गई। आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आर सी की वैल्यू पूछी है। आर सी को आप यहाँ रख लीजिए, ये दोनों दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसके पास किस में चला जाएगा, ये 1 की है ना, अंदर 1 के डिवाइड में है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल्स टू 1/CR, या आर सी कह दीजिए। लेकिन आपको 1/RC की वैल्यू थोड़ी पूछी है, आपको तो सिर्फ आर सी की वैल्यू पूछी है। तो आप इन सबको इन्वर्ट कर दीजिए, तो ये तो आपके पास 1/2 पाई एफ हो जाएगा, और ये जो 1/RC है वो सिर्फ आर सी हो जाएगा। और 1/2 पाई एफ की मात्रक क्या होता है, 2 पाई तो मात्रकहीन राशि है। अगेन आपके पास बेटा 1/एफ बच गया। 1/एफ का मतलब वापस मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी सेकेंड, इसका मात्रक भी सेकेंड। रट करके सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में चले बेटा, रूट एलसी के अंदर चलते हैं। रूट एलसी में चल लीजिए। तो आप लोगों को क्या लिखना है, एक्स एल और एक्स सी, एक्स एल और एक्स सी। एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है सर, ओमेगा एल होता है। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा ने ओमेगा को काट दिया, क्लियर है, ओमेगा ने ओमेगा को काट दिया। ये आपके पास क्या बन गया सर, ये तो प्रतिरोध का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बेटा, प्रतिरोध का स्क्वायर बन गया, प्रतिरोध का स्क्वायर बन गया सर। बहुत बढ़िया। इधर क्या आ गया आपके पास सर, L/C आ गया। क्या आ गया आपके पास, L/C आ गया। आपको मात्रक किसका चाहिए, LC की वैल्यू चाहिए। ये तो अपन ने मामला गड़बड़ कर दिया, समझ में आ गया। करना क्या है, आपको LC निकालना है। LC निकालने के लिए इनका गुणनफल तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा दोबारा सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको रास्ता खुद बनाना है, एक बार गलती होगी दोबारा आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। एक काम कीजिए सर, ओम एक्स एल की मान लिखिए सर, ओमेगा एल लिख दिया। अब बट्टा में लगा करके आप एक्स सी लिख दीजिए सर, एक्स सी लिख दिया। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। तो 1 यहाँ लिख दिया, बटा का ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसका और इसका मात्रक तो एक जैसा है क्योंकि प्रतिरोध ही है, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया ओमेगा स्क्वायर एल सी। एल सी को यहाँ रख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर को बटा में भगा दीजिए। तो फाइनली आपके पास आंसर हो गया एल सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर। रूट कर लीजिए, जैसे ही आप रूट करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट एल सी हो जाएगा। तो रूट एल सी की वैल्यू आपके पास 1/ओमेगा आ गई। ओमेगा को क्या लिखेंगे सर, 2 पाई एफ लिख देंगे। 2 पाई तो मात्रकहीन है, 1/एफ रह गया। 1/एफ वापस वही आ गया बेटा जी, इसका मात्रक भी सेकंड होता है। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। इसका मात्रक सेकंड, इसका मात्रक सेकंड और इसका मात्रक सेकंड। तो आप लोगों की इनकी विमाएं भी अच्छे तरीके से लिख लेनी है। कंप्लीट है। चलिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं 1/2 LI स्क्वायर।
1/2 Li², इसके मात्रक की अपन चर्चा करते हैं। इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 9 जब आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा था कि उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला अपने पास एक जगह 1/2 Li² आया था। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो 1/2 Li² के यदि अपन मात्रक की बात करें तो आप लोगों को जूल का मात्रक लिखना है। जूल का मात्रक क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जूल का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताएं बेटा। जूल का मात्रक, तो जूल के मात्रक को अपन वीमा की बात कर रहे हैं। जूल की वीमा, जूल की वीमा क्या होती है सर? जूल की वीमा होती है m1L2T-2। कार्य की वीमा ही तो जूल होती है। तो m1L2T-2 आपके पास 1/2 Li² का वीमा हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए आज की इस श्रृंखला का अपन अंतिम प्रश्न करेंगे। केवल 10 प्रश्नों के बारे में ही आज अपन तैयारी करेंगे, बाकी के जो प्रश्न हैं उनको अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसके वोल्टेज का इक्वेशन आपको दे रखा है। यार ये तो सिंपल वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। परिपथ में परिणामी जो धारा दे रखी है वो आपको दे रखी है 1/2 I0 sin ω t -π/2। -π/2 की जो वैल्यू है, क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया कि ये एक प्रेरकत्व का टॉपिक हो गया? प्रेरकत्व के अंदर यदि वोल्टेज की इक्वेशन ये दे रखी है तो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन ये आई थी। याद करके देखिए, प्रेरकत्व में कुंडली वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि उत्पन्न होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो वोल्टता की अपेक्षा π/2 कला पीछे रहती है। ठीक है, तो ये प्रेरकत्व का टॉपिक हो गया। इस तरीके से प्रश्न को पढ़ करके आपको अच्छे तरीके से अपने तथ्यों को, अपने जो डाटा है उनको याद रख करके पता करना है कि कौन से टॉपिक में अपन चल रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि परिपथ में व्यय सामर्थ्य कितनी होगी। व्यय सामर्थ्य का मतलब होता है बेटा खर्च होने वाली ऊर्जा कितनी होगी। तो खर्च होने वाली यदि ऊर्जा की यदि अपन बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रेरकत्व के टॉपिक में जो औसत शक्ति आती है, औसत शक्ति जो आती है उस औसत शक्ति को ही अपन यहाँ पे सामर्थ्य कह रहे हैं। और औसत शक्ति की वैल्यू है वो 0 होती है। आप बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो अपने वीडियो के अंदर पढ़ रखा है, तो यहाँ पर अपन उस चीज़ को डिराइव नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 10 दे रखा है उसका प्रत्येक वीडियो यदि आप तैयार करेंगे तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आज की कक्षा में बेटा अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो प्रश्न हैं उनको अपन अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर ज़रूर करें। निसंदेह है आप लोग कक्षा 12 के अंदर पूरे 100 मार्क्स की जो तैयारी है वो यहाँ पे अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और 12th क्लास के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पूरा का पूरा जो फिजिक्स है उसके ऑल जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।